डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे आसपास के जो भी पदार्थ हैं वो तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। यौगिक तत्वों से बने होते हैं और मिश्रण दोनों से होते हैं। अतः पदार्थ को मूलतः तत्वों का बना हुआ हम मान सकते हैं। तत्वों की जब संख्या 25-30 थी, उसी समय से इसको वर्गीकृत करने का प्रयास शुरू हुआ। लवआजे ने तत्वों को सबसे पहले धातु और अधातु में बांटने का काम किया। इसके बाद डोबेराइनर का त्रियक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, मेंडलीफ का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम तक यह प्रयास जारी रहा। इसमें कुछ डूमा जैसे छोटे मोटे भी रसायन शास्त्रियों का हाथ रहा। प्रश्न उठता है कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी तत्वों को वर्गीकृत करने की। इस पॉइंट को आप गौर से देखिए और ध्यान से दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इस पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो वर्गीकरण की जरूरत का सबसे बड़ा तर्क ये दिया जा सकता है कि मनुष्य का स्वभाव है कि वह अव्यवस्थित चीजों को व्यवस्थित करके रखना चाहता है। यह मानव का नेचर है, स्वभाव है कि वह किसी चीज को सजा सवार कर रखना चाहता है। 19वीं सदी के प्रारंभ तक मात्र 30 तत्वों की जानकारी थी। आज 118 तत्वों की जानकारी हो चुकी है। जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई, वैज्ञानिकों के लिए उनके गुण धर्मों का अध्ययन करना भी कठिन हो गया। अतः वैज्ञानिकों ने एक समान गुण धर्म वाले तत्वों को वर्गीकृत करके उनका अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया, ताकि किसी वर्ग के एक तत्व के बारे में अगर जानकारी प्राप्त हो जाए ठीक से, तो उस वर्ग के बाकी तत्वों के गुण धर्म का अधिकांश भाग स्वतः ज्ञात हो जाए। आइए अब हम विचार करते हैं डोबेराइनर के त्रियक नियम पर। 1817 ईस्वी में जर्मनी के ये रसायन शास्त्री थे, जिनका नाम था वुल्फगांग डोबेराइनर। इन्होंने समान रासायनिक गुण वाले तत्वों को 3-3 के समूह में वर्गीकृत किया और उस समूह का नाम इन्होंने त्रियक रखा और एक नियम को प्रस्तावित किया, जिसको डोबेराइनर का त्रियक नियम के नाम से जाना जाता है। इस नियम के अनुसार जब तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में त्रियक में सजाया जाता है, तो मध्यवर्ती तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार के औसत के लगभग बराबर होता है। यानी कि तत्वों को अगर हम बढ़ते हुए परमाणु भार के हिसाब से 3-3 के ग्रुप में सजाएं, तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार दोनों किनारे वाले तत्व के परमाणु भार का औसत होता है। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये 3 तत्वों का त्रिक है। लिथियम और पोटेशियम के परमाणु भार को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 46। जब इसमें 2 से भाग देंगे 23 नंबर आएगा, जो सोडियम के परमाणु भार के बराबर होता है। यानी लिथियम और पोटेशियम के परमाणु भार का औसत सोडियम के परमाणु भार के बराबर होता है। एक और उदाहरण लेते हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। कैल्शियम और बेरियम
के भार का जब हम औसत निकालते हैं तो वह स्ट्रोंशियम के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। स्ट्रोंशियम का परमाणु भार 87.5 होता है, जबकि गणना से जो परमाणु भार आया वो 88.5 आया, जो लगभग बराबर है। तीसरा उदाहरण लीजिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। क्लोरीन और आयोडीन के परमाणु भार का औसत ब्रोमीन के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है। यही 9 तत्वों को 3 त्रिक के रूप में डोबेराइनर ने सजाया और अपना त्रियक नियम दिया। अब हम इस नियम की विशेषता पर विचार करते हैं। तत्वों को त्रियक में वर्गीकृत करना तथा मध्यवर्ती तत्व के परमाणु भार एवं गुणों का पूर्वानुमान करना एक सार्थक प्रयास था कि 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत एक तीसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर हो सकता है, यानी तत्व के परमाणु भार और गुण में कोई रिश्ता हो सकता है। ये तथ्य का पता लगाना एक अच्छा प्रयास, सार्थक प्रयास माना जा सकता है, जो आगे के रिसर्च में, खोज में काम आया। डोबेराइनर ने पहली बार तत्वों के परमाणु भार और रासायनिक गुणों में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। अब आइए इस नियम का दोष क्या था। तो इस नियम का पहला दोष था कि डोबेराइनर केवल 3 त्रियक ही खोज पाए। उनके वर्गीकरण को व्यापक आधार नहीं मिला। उनके समय केवल 9 तत्वों का ज्ञान नहीं था, उससे अधिक तत्वों का ज्ञान था, लेकिन वे भारी तत्वों के ऊपर कुछ नहीं कह पाए, कुछ वर्गीकरण का काम नहीं कर पाए। इसलिए उनका प्रयास जो है पूर्णता को प्राप्त नहीं किया, अधूरा रह गया। इसके बाद आया न्यूलैंड का अष्टक नियम। डोबेराइनर के प्रयासों ने अन्य वैज्ञानिकों को तत्वों के परमाणु भार और गुणों में संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित किया, और इसमें सबसे पहला जो प्रयास किया उस वैज्ञानिक का नाम था जॉन न्यूलैंड। 1866 ईस्वी में इन्होंने एक नियम दिया जिसको अष्टक नियम के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए देखते हैं इनका अष्टक नियम है क्या। तो यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान होंगे। जैसे संगीत का 8वां स्वर पहले स्वर के समान होता है, यानी कि संगीत में चाहे जितने हम स्वर बना लें उसमें 7-7 स्वरों का हमें खंड प्राप्त होता है, यानी कि 8वां स्वर पहले स्वर के समान हो जाएगा, 9वां स्वर दूसरे स्वर के समान हो जाएगा, 10वां स्वर तीसरे स्वर के समान हो जाएगा। और अगर किसी एक स्वर से हम आगे बढ़ना शुरू करें तो आइए इसको देखिए उन्होंने कैसे तत्वों को सजाया। आप स्क्रीन के ऊपर नजर डालिए, देखिए हाइड्रोजन से 8वां तत्व फ्लोरीन होता है, लिथियम से 8वां तत्व सोडियम होता है, बेरिलियम से 8वां तत्व मैग्नीशियम होता है, बोरॉन से 8वां तत्व एल्युमिनियम होता है, कार्बन से 8वां तत्व सिलिकॉन होता है, ऑक्सीजन से 8वां तत्व सल्फर होता है। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन, लिथियम और सोडियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम, इसी तरह से आगे भी गुणों में समानता देखने को मिलती है। इस तरह से न्यूलैंड ने 20 तत्वों को सजाकर अपने अष्टक नियम को सही साबित करने का प्रयास किया। अब न्यूलैंड के अष्टक नियम का महत्व हम लोग जानेंगे कि इस नियम का रसायन शास्त्र की दुनिया में क्या महत्व था। तो न्यूलैंड का प्रयास तत्वों के वर्गीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने पहली बार तत्वों के गुणों में आवर्तता, पीरियोडिसिटी
को प्रदर्शित किया। पीरियोडिसिटी यानी कि एक तत्व का गुण जो होता है वो आगे के तत्वों में जो है दिखाई पड़ता है, ये आवर्तता देखने को मिला। न्यूलैंड ने ये सुझाव रसायन जगत को दिया। यह तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर वर्गीकृत करने का पहले प्रयासों में से एक था। यह भविष्य में होने वाले वर्गीकरण का आधार स्तंभ था, क्योंकि आवर्त की व्याख्या, आवर्त की सोच सबसे पहले न्यूलैंड ने ही दिया। उसी सोच को मेंडलीफ ने भी आगे बढ़ाया और आधुनिक आवर्त सारणी में आज भी आवर्त का अस्तित्व है। अब हम बात करेंगे न्यूलैंड के अष्टक नियम के दोष की। न्यूलैंड के नियम केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाए, भारी तत्वों के लिए सही साबित नहीं हुए। उदाहरण के लिए कैल्शियम से प्रारंभ करने पर प्रत्येक 8वां तत्व भिन्न भिन्न गुणों वाला पाया गया। न्यूलैंड के समय 56 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने घोषणा की कि प्रकृति में 56 तत्व ही हैं, किंतु बाद में अन्य तत्व भी खोजे गए। उनके गुण अष्टक नियम के अनुरूप नहीं थे। न्यूलैंड की सारणी में बहुत सी विसंगतियां दिखाई देती हैं, जैसे दो तत्वों कोबाल्ट और निकेल को एक ही स्थान पर रखना, और वो भी भिन्न गुण वाले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ रखना। Fe यानी लोहा को सर्वथा भिन्न गुण वाले तत्वों ऑक्सीजन, सल्फर इत्यादि के साथ रखना। आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को स्थान देने के बाद 9वां तत्व प्रथम तत्व के समान गुण वाला होने लगा, अतः अष्टक नियम की नींव ही हिल गई। अष्टक नियम जो है बिल्कुल गलत साबित हो गया। अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की, वो है मेंडलीफ का आवर्त नियम। आप स्क्रीन पर मेंडलीफ की तस्वीर देख रहे हैं। यही रूस के वैज्ञानिक मेंडलीफ हैं, जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी के लिए नींव का काम किया। तो आइए बात करते हैं कैसे उन्होंने अपना आवर्त सारणी का निर्माण किया। तत्वों के वर्गीकरण का पहला अगर सार्थक प्रयास माना जाए तो मेंडलीफ का था। इनका नाम था डमित्री इवानोविच मेंडलीफ। मेंडलीफ ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, उनके भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया। उन्होंने तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड पर अपना ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि अधिकांश तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड और ऑक्साइड बनाते हैं। तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूल गुण माना गया। मेंडलीफ के समय 63 यानी 63 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने प्रत्येक तत्व के परमाणु भार और गुणों को अलग अलग कार्डों पर लिखा और समान गुण धर्म वाले कार्डों को अलग करके उन्होंने बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में दीवार पर लटका दिया। उन्होंने क्या देखा, आइए बात करते हैं। कार्ड परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में एक सारणी के रूप में व्यवस्थित हो गए थे। समान गुण वाले तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते थे। अपने अवलोकन के आधार पर मेंडलीफ ने अपना आवर्त नियम दिया, जो इस तरह से है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास के आवर्त फलन होते हैं। यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। यही मेंडलीफ का आवर्त नियम कहा जाता है। अब हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी की बात करेंगे। सारणी में उद्दग्र, स्तंभ और क्षैतिज का कार्य हैं, जिन्हें क्रमशः वर्ग और आवर्त कहा जाता है। सारणी में 8 वर्ग और 7 आवर्त हैं। सारणी में कुछ खाली स्थान छोड़ दिए गए हैं, जो यह दर्शाता है कि मेंडलीफ के समय
उन तत्वों की खोज नहीं हुई थी, लेकिन समय के साथ वे तत्व खोज लिए गए। यानी कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी के माध्यम से यह कल्पना किया था कि भविष्य में कुछ नए तत्वों की भी खोज हो सकती है, कुछ नए तत्व भी होने चाहिए जो अभी तक ज्ञात नहीं है। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को वर्ग 1 और वर्ग 8 दोनों में स्थान दिया गया। तत्वों का वर्गीकरण करते समय मेंडलीफ ने 2 बातों पर ध्यान केंद्रित किया था। पहला, समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा गया। दूसरा, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया गया। अब आप ये स्क्रीन के ऊपर मेंडलीफ की आवर्त सारणी को देख रहे हैं। देखिए, मेंडलीफ ने तत्वों को 8 वर्गों में सजाया था और इसमें आवर्तों की संख्या उन्होंने 7 रखी थी। जो ये स्तंभाकार यानी कि खड़ी लकीरें हैं, उनकी संख्या जो है आपको 8 है, और जो क्षैतिज लकीरें हैं उनकी संख्या जो है 7 है। यानी कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी को 7 आवर्त और 8 वर्ग वाला बनाया। जो आप ये खाली स्थान देख रहे हैं सफेद रंग में, ये साबित करता है कि मेंडलीफ ने कहा था कि अभी इन तत्वों की खोज नहीं हुई है, भविष्य में इस जगह पर कोई नया तत्व होना चाहिए जिसकी खोज की जाएगी। यानी कि नए तत्व की संभावना की ओर भी उन्होंने संकेत किया था। आप देख रहे हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कॉपर जैसे तत्वों को उन्होंने एक साथ सजाया था। आप ये जो HLI-B देख रहे हैं, यह तत्वों के संकेत को दर्शाता है। इसमें जो आप संख्या देख रहे हैं जैसे 1.01, 6.94, ये परमाणु भार को दर्शाते हैं। चूंकि मेंडलीफ ने वर्गीकरण का आधार परमाणु भार बताया था, ये भी देखिए कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया था। पहले आवर्त में हाइड्रोजन का परमाणु भार 1.01 होता है, उसको उन्होंने रखा। ये देखिए लिथियम का परमाणु भार 6.94 होता है, उन्होंने इसको सबसे पहले रखा। उसके बाद उन्होंने बेरिलियम को रखा जिसका परमाणु भार 9.01 होता है। उसके बाद उन्होंने बोरॉन को रखा जिसका परमाणु भार 10.8 होता है। उसके बाद कार्बन को रखा जिसका परमाणु भार 12 होता है। इस तरह से आप देख रहे हैं प्रत्येक आवर्त में तत्वों को उन्होंने बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया है। आप देख रहे हैं कि क्षैतिज कतार जो हैं इनको हम लोग आवर्त कहते हैं, और उदग्र कतारों को जो है हम लोग स्तंभ के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या थी। तो पहली विशेषता थी कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को समूहों में बांटा गया था, यानी कि समूहों में बंटवारा उनकी आवर्त सारणी की पहली विशेषता थी। कुछ परमाणु दरमानों में गलतियों की भी भविष्यवाणी की गई थी कि कुछ तत्वों के परमाणु भार जो गलत है, जिसमें सुधार की गुंजाइश है। मेंडलीफ ने अज्ञात तत्वों के गुण धर्मों की भी भविष्यवाणी की थी। आइए विचार करते हैं। मेंडलीफ ने एक तत्व की भविष्यवाणी की थी जिसका नाम दिया था उन्होंने एका एल्यूमिनियम। एका संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है पूर्व, यानी कि बिफोर। यानी कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में कहा था कि उसको एल्युमिनियम के नीचे होना चाहिए। अब आइए और गुण के बारे में उन्होंने क्या कहा था। उसका परमाणु द्रव्यमान बताए थे कि 68 होना चाहिए, उसका घनत्व 5.9 होना चाहिए, द्रव्यनांक निम्न होना चाहिए, ऑक्साइड का सूत्र M2O3 होना चाहिए, क्लोराइड का सूत्र MCl3 होना चाहिए। जो भविष्य में तत्व पाया गया इस तरह का, उसका देखिए परमाणु द्रव्यमान 70 पाया गया, घनत्व उसका 5.94 पाया गया, उसका द्रव्यनांक 303.2 केल्विन पाया गया, यह भी सही है। ऑक्साइड का सूत्र Ga2O3 हुआ
और क्लोराइड का सूत्र MCl3 उन्होंने कल्पना किया था, ये GaCl3 हुआ। तो उन्होंने जो एका एल्युमिनियम तत्व की भविष्यवाणी की थी, यानी कि एल्युमिनियम से पहले एक तत्व नीचे होना चाहिए और वह तत्व हूबहू लगभग उसी तरह का तत्व मिला भी, जिसका नाम रसायन शास्त्रियों ने गैलियम रखा। एक और उदाहरण की बात करते हैं, आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। उन्होंने कहा एका सिलिकॉन, और जो तत्व पाया गया खोज करने के बाद वो मिला जर्मेनियम। यहाँ भी देखिए परमाणु द्रव्यमान 72, और ये देखिए जर्मेनियम का होता कितना है वास्तविक 72.6, घनत्व कहा 5.5, 5.36 मिला। द्रव्यमानांक उन्होंने उच्च कहा 12 से 31 होता है, यह भी सत्य पाया गया। ऑक्साइड का सूत्र उन्होंने कहा था MO3, यानी कि 3 ऑक्सीजन के परमाणु होना चाहिए उस तत्व के एक परमाणु के साथ, ये देखिए GO3। क्लोराइड का सूत्र कहा MCl4, GeCl4, यानी कि एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन जिन तत्वों की उन्होंने भविष्यवाणी की थी, भविष्य में गैलियम और जर्मेनियम नाम से वे तत्व पाए भी गए, यानी कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो भविष्यवाणी हुई वो आगे चलकर सच साबित हुई। अब हम मेंडलीफ के आवर्त सारणी की कमियों पर थोड़ा विचार कर लें। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन का स्थान है वो सही नहीं दे पाए। इसके अलावा लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की स्थिति को भी वो सही ढंग से व्याख्या नहीं कर पाए। तत्वों का असंगत युग्म Ar और K, CO और Ni है, इसकी भी वो सही व्याख्या नहीं कर पाए। कुछ समान तत्वों को अलग अलग और कुछ असमान तत्वों को एक साथ रखे, ये भी उनके आवर्त सारणी की कमी थी। समस्थानिकों का स्थान उनके आवर्त सारणी में सुनिश्चित नहीं है, यह सबसे बड़ी कमी थी। 8वें वर्ग में उन्होंने 3 तत्वों को एक साथ रख दिया, जबकि सभी वर्ग में उन्होंने 2 तत्वों को एक साथ रखा था, यह भी अनुचित लगता है। ये देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है लोहा, कोबाल्ट और निकेल, ये 8 समूह 8 जो है मेंडलीफ की आवर्त सारणी का, इसमें 3 तत्व जो हैं एक साथ रखे गए हैं, ये उनके आवर्त सारणी की एक बहुत बड़ी कमी थी। अब हम बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की। तो हेनरी मोजले, कुछ लोग इनको मोसले भी कहते हैं, 1913 ईस्वी में एक्स किरणों पर अध्ययन किए और पाया कि तत्वों की परमाणु संख्या इनके परमाणु द्रव्यमान से ज्यादा मूलभूत गुणधर्म है। यानी कि इन्होंने कहा कि मेंडलीफ ने जो कहा, अन्य वैज्ञानिकों ने कहा कि तत्व का मूलभूत गुण परमाणु भार है, यानी परमाणु द्रव्यमान है, ऐसा नहीं है। तत्व का मूलभूत गुण जो है वह परमाणु संख्या है। और इस प्रकार उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी को मेंडलीफ के आवर्त सारणी को संशोधित करके तैयार किया और उन्होंने नियम दिया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को बढ़ते परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित करने पर इनके गुणधर्म एक निश्चित अंतराल के बाद दोहराए जाते हैं। मोजले के आवर्त नियम के आधार पर आवर्त सारणी के कई रूप प्रस्तावित किए गए, लेकिन मेंडलीफ के आवर्त सारणी की मूल संरचना के साथ छेड़छाड़ करना रसायन शास्त्र के वैज्ञानिकों को उचित नहीं लगा। मोजले के द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी सबसे उपयुक्त और लेटेस्ट है, जो लंबा अथवा विस्तृत रूप वाला आवर्त सारणी कहलाता है। इसको आवर्त सारणी का दीर्घ रूप भी हम लोग कहते हैं। उन्होंने अपने आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण इनके इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं के आधार पर किया। अब हम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं, यही है आधुनिक आवर्त सारणी। ये देखिए
इसमें आपको कुल जो है ए बी करके वर्ग दिखाए गए हैं। 7 आवर्त हैं। नीचे जो देख रहे हैं वो लैंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज हैं। आप कलर पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अलग अलग रंग तत्वों के अलग अलग समूह को दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पर नीचे दिखाया गया है जो आपको अल्कली मेटल हैं उनको अलग रंग से दिखाया गया है। उसके बाद आपको अल्कली अर्थ मेटल हैं उनको जो है अलग कलर से दिखाया गया है। ट्रांजिशन मेटल हैं जिनको आप आसमानी रंग से देख रहे हैं उनको अलग रंग से दिखाया गया है। इस तरह से ये एक रंग जो देख रहे हैं आप, ये एक तरह के तत्वों के लिए इस कलर का इस्तेमाल किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है इस पर विचार करते हैं। तो ये देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आधे आधे भाग में मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान में व्यवस्थित किया गया था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक में व्यवस्थित किया गया था। यानी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या पर आधारित है। इस आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ केवल 8 हैं जो कि वर्ग कहलाते हैं। यानी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 8 है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या जो है वो आपको 18 है। सभी संक्रमण तत्वों को एक ही स्थान पर वर्ग 8 में रखा गया था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 में संक्रमण तत्व रखे गए हैं। तत्वों के समस्थानिकों को मेंडलीव ने कोई उचित स्थान नहीं दिया था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के समस्थानिकों के लिए भी स्थान मिल गया। रासायनिक रूप से असमान तत्वों को एक साथ रखा था मेंडलीव ने। आधुनिक आवर्त सारणी में अलग अलग तत्वों को गुणों के आधार पर अलग अलग रखा गया। मेंडलीव के समय उत्कृष्ट गैसों की खोज ही नहीं हुई थी। आधुनिक आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को वर्ग 18 में रख दिया गया था। कुछ स्थानों पर उन तत्वों को जिनका परमाणु द्रव्यमान उच्च है उन तत्वों से पहले रखा गया, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में इस दोष को दूर कर दिया गया। अब हम आपको कुछ गुणों के क्रमिक परिवर्तन पर विचार करेंगे आवर्त सारणी के आधार पर कि आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, यानी कि एक ही वर्ग में जब हम अलग अलग आवर्त में आते हैं और जब हम एक ही आवर्त में अलग अलग वर्गों में जाते हैं, यानी कि बाएं से दाएं जाते हैं, तो गुणों में किस तरह का परिवर्तन देखने को मिलता है, इसको समझने का आप इस टेबल के माध्यम से प्रयास कीजिए। देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वह ऊपर से नीचे जाने पर अपरिवर्तित रहता है और बाएं से दाएं जाने पर ये बढ़ते हैं। संयोजकता जो है वह ऊपर से नीचे जाने पर अपरिवर्तित रहती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर पहले 4 तक बढ़ती है, यानी कि 1 2 3 4 तक पहुंचती है। इसके बाद घटने लगती है, 3 2 1 हो जाती है। धात्विक गुण किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। अधात्विक गुण वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। विद्युत धनात्मकता किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है। विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आने पर घटती है, जबकि बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। परमाणु का आकार ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। यह सारणी, यह टेबल आपको जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देने में
या शॉर्ट क्वेश्चन का उत्तर देने में काफ़ी मदद करेगी। इसलिए आप इसको जरूर नोट करके रखें। अब आगे बढ़ते हैं और आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, यानी कि उस आवर्त सारणी से हमें क्या सूचनाएं मिल सकती हैं, इस पर विचार करते हैं। तत्व की वर्ग संख्या से हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई तत्व समूह 1 का तत्व है तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी। तत्व की आवर्त संख्या से हम लोग परमाणु में कक्षाओं की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन और कक्षाओं की अगर संख्या ज्ञात हो जाए तो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। यदि तत्व के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो वह धातु होगा, 4 या 4 से अधिक है तो वह अधातु होगा। आवर्त सारणी से सेलों यानी कक्षाओं की संख्या के आधार पर परमाणु के आकार की भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब हम आधुनिक आवर्त सारणी के दोष पर विचार करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में भी हाइड्रोजन का स्थान अभी भी अनिर्णित है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हीलियम को वर्ग 2 में रहना चाहिए, लेकिन इसको वर्ग 18 में रख दिया गया है। अब हम कुछ और तथ्य आपके सामने ला रहे हैं जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल करने के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इनको आप अवश्य याद कर लें और इनका उपयोग करें। तो ये देखते हैं, मेंडलीफ का आवर्त नियम परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। आधुनिक आवर्त नियम परमाणु संख्या पर आधारित है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं। इस पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है। किसी वर्ग के सभी तत्व समान गुण वाले होते हैं। बढ़ती हुई परमाणु संख्या के साथ तत्वों के रासायनिक गुणों की नियमित पुनरावृत्ति होती है। इसको हम लोग रासायनिक आवर्तता कहते हैं। लैंथेनम से प्रारंभ होने वाले संक्रमण तत्वों की श्रेणी लैंथेनाइट्स या लैंथेनाइट्स कहलाती हैं। एक्टिनियम से प्रारंभ होने वाले संक्रमण तत्वों की श्रेणी एक्टिनाइट्स कहलाती हैं। धातुओं और अधातुओं के मध्यवर्ती गुण वाले तत्व उपधातु या अर्धधातु कहलाते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 0 या वर्ग 18 वाले तत्व गैस हैं, जिन्हें उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। ये सभी तत्व रासायनिक दृष्टि से अक्रिय होते हैं। वर्ग 1 के तत्व क्षार धातु कहलाते हैं। वर्ग 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। वर्ग 17 के तत्व हैलोजेंस कहलाते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों को जो हमने लेक्चर दिया है उसको गौर से सुनिए, स्क्रीन पर गौर से देखिए और इन प्रश्नों का उत्तर जो है आप लिखने का प्रयास कीजिए। सामने स्क्रीन पर आपको ये प्रश्न नजर आ रहे हैं। इन प्रश्नों को आप बारी बारी से लिखिए और इसका अभ्यास कीजिए। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अभी से तैयारी कीजिएगा, परीक्षा में आपको आसानी होगी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है और आज का लेक्चर समाप्त होता है। मेरे तरफ से आपको इन सारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। थैंक यू। फिर इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का।